हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मोटिवेशन एंड लर्निंग। ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो हमें इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस टॉपिक में से जो सारे क्वेश्चन हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, रट्टा बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप जितनी भी डेफिनेशंस रट लीजिए, जितने भी पॉइंट्स रट लीजिए, आपको उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। हमें जो चीज याद करनी है, इस चैप्टर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है। हमें सारी चीजें समझनी है, हमें चीजों के बारे में कंसेप्ट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मोटिवेशन होती क्या है। ठीक है ना, मोटिवेशन वो चीज है जो हमें कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब सपोज कीजिए आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो उस प्यास को बुझाने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आप कुछ करें, क्योंकि आपको अपनी प्यास बुझानी है, वो चीज आपको तंग कर रही है। तो वो मोटिवेशन बेसिकली आप यूज करके आप अपने बेड से उठेंगे, किचन में जाएंगे, पानी का गिलास भरेंगे और पानी पिएंगे। तो यहां पे आपने पानी क्यों पिया? क्योंकि आपको मोटिवेशन मिल रही थी, क्योंकि आपको अपनी प्यास को बुझाना था। ठीक है, तो पानी क्यों पिया? क्योंकि आपको मोटिवेशन मिल रही थी। और मोटिवेशन क्यों मिल रही थी? क्योंकि आपको अपनी प्यास को बुझाना था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेन फैक्टर बिहाइंड मोटिवेशन है वो है नीड। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा, हमारी नीड क्या थी? हमें अपनी प्यास बुझानी थी, इसीलिए हम मोटिवेट हुए कि हम जाकर पानी पिए। तो मोटिवेशन के पीछे मेन कारण क्या है? वो है नीड। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कोई आदमी ऑफिस में जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, तो उसकी मोटिवेशन क्या है ज्यादा काम करने की? उसके पीछे कोई नीड है। वो नीड शायद मनी की हो सकती है ना, कि उसको पैसे की जरूरत है, वो चाहता है कि उसको अच्छा इंक्रीमेंट मिले, इसीलिए वो जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। अगर कोई बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बहुत थक गए हैं लेकिन फिर भी खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसके पीछे भी कोई मोटिवेशन होगी। उस मोटिवेशन के पीछे एक नीड होगी। वो नीड क्या हो सकती है? नीड फॉर रिक्रिएशन, के वो अपने आप को रिफ्रेश करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेलना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि मोटिवेशन वो चीज है जो हमें कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और हर मोटिवेशन के पीछे एक नीड होती है जिसके कारण हमें वो मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन का साइकिल क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले मोटिवेशन साइकिल में क्या होता है कि हमें कुछ नीड्स मिलती हैं, मतलब हमारी कुछ नीड्स बनती हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल पानी का दिया था, उसमें हमारी नीड क्या थी? कि हमें अपनी प्यास बुझानी थी। तो इस स्लाइड में हम एक अलग एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए क्लास में एक बच्चा है, वो बच्चा उस क्लास में या उस स्कूल में बिल्कुल नया बच्चा आया है, उसके कुछ ज्यादा दोस्त नहीं है, वो बहुत अकेला महसूस करता है और उसको अपने अकेलेपन को मिटाना है। बेसिकली उसकी जो नीड है, उसकी जो जरूरत है वो ये है कि लोग उसको नोटिस करें और उसके फ्रेंड्स बने। तो अभी वो अकेला है, ठीक है। अब जब वो अकेला है, ये चीज उसके माइंड में टेंशन क्रिएट कर रही है, क्योंकि वो चाहता है कि वो अकेला ना रहे, उसके कुछ दोस्त बने। तो मोटिवेशन साइकिल में सबसे पहले अनफुलफिल्ड नीड्स होंगी। इस केस में बच्चा अकेला है, उसके दोस्त नहीं है, ये उसकी अनफुलफिल्ड नीड है, जिसके कारण उसके दिमाग में टेंशन आएगी। ठीक है, टेंशन आने के बाद बेसिकली उसके अंदर एक ड्राइव आएगी, जिसको हम मोटिव भी कहते हैं। ड्राइव और मोटिव का मतलब क्या है? कि वो बच्चा उस टेंशन को दूर करने के लिए कुछ करना चाहेगा। ठीक है, उस चीज को हम ड्राइव कहते हैं, मतलब उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी आएगी या फीलिंग आएगी कि वो कुछ करे और इस टेंशन को रिड्यूस करे। इस चीज को हम मोटिव भी कहते हैं, मतलब उसका एक मोटिव बन जाएगा कि उसको अपनी टेंशन को दूर करना है और उसके लिए उसे एक पर्टिकुलर चीज करनी है। तो इस चीज में शायद उसका मोटिव होगा कि क्योंकि क्लास में उसके दोस्त नहीं है, लोग उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली उसके अंदर एक ड्राइव आएगी, एक मोटिव आएगा कि वो कुछ ऐसा करे जिससे लोग उसको नोटिस करें। अब यहां पे ड्राइव या मोटिव तो आ गया कि वो कुछ करना चाहता है। अब वो क्या करेगा? वो उसका बिहेवियर होगा, और वो बिहेवियर डिपेंड करेगा उसकी लर्निंग पे, उसकी एटीट्यूड पे, उसकी पर्सनालिटी पे और उसकी परसेप्शन पे। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। अब हमने डिस्कस किया कि बच्चे की अनफुलफिल्ड नीड्स थी, क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे, इसके कारण उसको टेंशन हो रही थी। फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं, वो कुछ तो करेगा कि लोग उसको नोटिस करें, जिस जिस चीज को हम ड्राइव या मोटिव कहते हैं।
अब सपोज कीजिए एक बच्चा जो कि बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, उसको पेरेंट ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, मतलब उसकी लर्निंग, एटीट्यूड, पर्सनालिटी सब अच्छे हैं। तो वो बच्चे का बिहेवियर क्या होगा कि शायद वो दूसरों की अटेंशन लेने के लिए डिसाइड करे कि वो बहुत मेहनत करेगा और क्लास में टॉप करेगा, जिसके कारण सभी उसको अटेंशन दें। तो यहां पे उसका बिहेवियर बेसिकली एक अच्छा बिहेवियर हो गया है, क्योंकि उसके संस्कार अच्छे हैं, उसकी लर्निंग अच्छी है, उसका एटीट्यूड अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। लेकिन यही शायद एक दूसरा बच्चा है जिसके अंदर भी सेम ड्राइव है कि वो कुछ करना चाहता है जिसके कारण लोग उसको नोटिस करें, लेकिन उस बच्चे के संस्कार अच्छे नहीं है, उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उसकी माँ बाप ने अच्छी लर्निंग भी नहीं दी है। तो वो बच्चे का बिहेवियर शायद बैड होगा। तो वो शायद क्या करेगा कि क्लास में जो बाकी बच्चे हैं वो शायद उनसे लड़ाई झगड़ा या मारपीट करना शुरू कर दे, ताकि लोग उसको नोटिस करें और उसको जाने और फिर उसके दोस्त बने। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ड्राइव या मोटिव के कारण जो आपका बिहेवियर होता है वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी, आपकी लर्निंग और एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट बिहेवियर में एंगेज करते हैं, जबकि उनकी ड्राइव सेम होती है, उनका मोटिव सेम होता है। तो जब बच्चा अपना बिहेवियर एग्जीक्यूट करेगा, जैसे कि किसी बच्चे ने ये डिसाइड कर लिया कि वो बहुत पढ़ेगा और क्लास में टॉप करेगा, उसके बाद जब वो टॉप कर जाएगा, उसका गोल या उसकी नीड फुलफिलमेंट हो जाएगी, क्योंकि टॉप करते ही लोग उसको नोटिस करेंगे, वो उसके दोस्त बनना चाहेंगे। तो यहां आके उसकी नीड फुलफिल्ड हो जाएगी जो यहां पे अनफुलफिल्ड थी। इसके बाद उसकी टेंशन रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में मेन टेंशन क्या थी कि लोग उसके दोस्त नहीं बन रहे हैं, और फिर ये टेंशन उसकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? ये साइकिल बहुत जरूरी है, आपको इसको अच्छे से समझना है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले अनफुलफिल्ड नीड्स होती हैं, फिर उन नीड्स के कारण टेंशन आती है, फिर उस टेंशन को दूर करने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं जिसके कारण आपके अंदर ड्राइव या मोटिव बनता है, फिर उस ड्राइव या मोटिव के बेस पर आप कुछ बिहेव करते हैं, मतलब आप कुछ एक्शन करते हैं जिसके कारण आपकी नीड फुलफिल्ड हो जाती है, और उसके बाद आपकी टेंशन भी रिड्यूस हो जाती है। हमने पिछली स्लाइड में मोटिवेशन साइकिल के बारे में पढ़ा, अब हम मोटिव्स या ड्राइव्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो मोटिव या ड्राइव बेसिकली क्या है? जब भी आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग फोर्स जनरेट होती है जो आपको कहती है कि आपको टेंशन रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, वही चीज बेसिकली ड्राइव या मोटिव होता है। मतलब जो आपको कंपेल करती है कि आपको अपनी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ तो करना ही है, वही चीज ड्राइव या मोटिव होती है। अब मोटिव तीन प्रकार के होते हैं, बायोलॉजिकल, सोशल या पर्सनल मोटिव। बायोलॉजिकल मोटिव क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मोटिव्स बेसिकली फिजियोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं, मतलब वो मोटिव्स जो हमारी बॉडी से कहीं ना कहीं, हमारी फिजिकल बॉडी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अब सपोज कीजिए बच्चे को अगर पॉटी आ रही है और वो पॉटी करने के लिए कुछ करना चाहता है, टॉयलेट जाना चाहता है या अपनी मम्मी को बताना चाहता है, तो वो बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल मोटिव है, क्योंकि वो उसकी शरीर यानी कि बॉडी के साथ एसोसिएटेड है। ऐसे ही अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है और आप उस पेन को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, शायद डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं या केमिस्ट के पास दवाई लाना चाहते हैं, तो वो बेसिकली अगेन ये एक बायोलॉजिकल मोटिव हो जाएगा। या फिर आप अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, इसके लिए आप उठकर कुछ करना चाहते हैं, किचन में जाना चाहते हैं, ये भी एक बायोलॉजिकल मोटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नीड फॉर सेक्स एंड स्लीप भी बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं, क्योंकि ये आपकी फिजिकल बॉडी से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। फिर बारी आती है सोशल मोटिव की। सोशल मोटिव्स बेसिकली वो मोटिव्स होते हैं जो आप अपने आसपास के लोगों से मिलजुल कर सीखते हैं या आपके मन में वो मोटिव्स आते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, अचीवमेंट मोटिव, पावर मोटिव और अफेक्टिव मोटिव। अचीवमेंट मोटिव का मतलब है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप चैलेंजिंग टास्क को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उनमें सक्सीड होना चाहते हैं और नाम कमाना चाहते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसके अंदर एक अचीवमेंट मोटिव है। पावर मोटिव, पावर मोटिव है कि आप ऐसी पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं जहां पे आपके पास पावर हो, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करें जो कि आपका कहना माने। तो जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों में आईएएस या पुलिस ऑफिसर बनने की चाह होती है, वो बेसिकली एक तरह का पावर मोटिव ही है। तीसरा है अफेक्टिव मोटिव।
अफेक्टिव मोटिव वो होता है जिन लोगों में बेसिकली दूसरे लोगों से मिलने जुलने की, यारी दोस्ती करने की, या फिर उनके साथ उनके सुख दुख बांटने की इच्छा होती है। ठीक है, अफेक्टिव मोटिव वाले बेसिकली वो लोग होते हैं जो किसी से भी बिगाड़ कर नहीं रखते, सबसे मिलजुल के रहते हैं, सबके साथ अपनापन सा रखते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अचीवमेंट मोटिव मतलब आप कुछ बनना चाहते हैं, पावर मोटिव मतलब आप एक पावर वाली पोजीशन चाहते हैं, अफेक्टिव मोटिव मतलब आप लोगों से मिलजुल कर रहना चाहते हैं। थर्ड है पर्सनल मोटिव। ठीक है, पर्सनल मोटिव क्या होता है? अब देखिए, एवरी नॉर्मल इंडिविजुअल विल हैव सम गोल्स इन लाइफ, कि हर बंदे के लाइफ में कुछ ना कुछ पर्सनल गोल्स होंगे। ठीक है, फिटनेस गोल हो सकता है, मनी अर्न करने का गोल हो सकता है, कार लेने का गोल हो सकता है। तो गोल किसी भी फील्ड में हो सकता है, एजुकेशन में, विद रिस्पेक्ट टू इनकम, कोई स्पोर्ट्स में नाम कमाना चाहता है। तो सबके अपने अपने गोल होते हैं। ठीक है, पर्सनल। अब जब आप वो गोल सेट कर लेते हैं तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो आपके अंदर ड्राइव आती है वो बेसिकली पर्सनल मोटिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे अपना वेट 10 किलो कम करना है, तो आपके अंदर एक मोटिव, एक ड्राइव आएगी कि अब आप 10 किलो वेट कैसे कम करेंगे। शायद उसके लिए आप डेली जल्दी उठना शुरू कर दें और भागना शुरू कर दें। ठीक है, तो वो ड्राइव जो आपको डेली जल्दी उठा रही है और आपको भागने की शक्ति भी दे रही है, वो बेसिकली एक मोटिव है और ये एक पर्सनल मोटिव है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है कि पर्सनल मोटिव वो हैं जो आप अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए रखते हैं। मतलब पर्सनल मोटिव से आपको अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने की ड्राइव या शक्ति मिलती है। तो ठीक है बच्चों, हमें ये तीन गोल्स याद रखने हैं: बायोलॉजिकल मोटिव, सोशल मोटिव और पर्सनल मोटिव। और इनके अंदर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि हर एक मोटिव का क्या मतलब है। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, राज इज स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीटली, द इनर फोर्स कंपेलिंग हिम टू सर्च फॉर अ वे टू सॉल्व इट कंप्लीटली इज नोन एज। कि राज इज स्ट्रगलिंग, कि राज एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा है और उसके अंदर एक इनर फोर्स है जो उसको कंपेल कर रही है कि वो कोई भी तरीका ढूंढे उसको सॉल्व करने का। तो ये जो इनर फोर्स है जो उसको कंपेल कर रही है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ढूंढने के लिए वो क्या है? ऑप्शंस है मोटिव, पर्सनैलिटी ट्रेट, इमोशन और परसेप्शन। देखिए ये तो मोटिव है, क्लियर सा आंसर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टेंशन को रिड्यूस करने के लिए जो भी फोर्स या जो भी ड्राइव आपके अंदर आती है, जो आपको कहती है कि आप कुछ तो करें अपनी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, उसको मोटिव कहते हैं। और इस क्वेश्चन में राजेश को भी यही ड्राइव आ रही है, एक फोर्स आ रही है कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ढूंढे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली सीक्वेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन साइकिल। कि इनमें से कौन सी ऑप्शन में मोटिवेशन साइकिल के स्टेप्स को सही से सीक्वेंस में लगाया गया है? पहली ऑप्शन है अराउजल, ड्राइव, नीड, अचीवमेंट, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, रिडक्शन ऑफ अराउजल। ठीक है, तो ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ठीक है अराउजल के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन नीड से पहले ड्राइव नहीं आती है, पहले अनफुलफिल्ड नीड्स होती हैं फिर ड्राइव आती है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है ड्राइव, नीड, अराउजल, ये भी गलत है क्योंकि पहले ड्राइव नहीं आती है, पहले नीड आती है। तीसरा ऑप्शन नीड, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ड्राइव, ये भी गलत है क्योंकि पहले नीड आती है, फिर ड्राइव आती है और फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा, नीड, ड्राइव, अराउजल हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है हम इसको भी छोड़ देते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है और यही इसका आंसर है, क्योंकि सबसे पहले नीड आती है, फिर ड्राइव आती है। अराउजल को हम छोड़ देते हैं, हमने पढ़ा नहीं है। ड्राइव के बाद हमारे अंदर एक फोर्स आती है जो हमें कहती है कि हम कुछ करें, और उसके बाद हम कुछ बिहेवियर एग्जीक्यूट करते हैं जिसके कारण हमें अचीवमेंट मिलती है, मतलब हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं और फिर हमारी टेंशन रिड्यूस हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचीवमेंट मोटिवेशन। इसके अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होती है? हमने अभी पढ़ा था कि सोशल मोटिव्स में एक मोटिव होता है अचीवमेंट मोटिव, जिसमें हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, चैलेंजिंग टास्क पे सक्सीड करना चाहते हैं। तो अचीवमेंट मोटिवेशन इज द टेंडेंसी टू परसिस्ट एट चैलेंजिंग टास्क। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अचीवमेंट मोटिवेशन में हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं, हम चैलेंजिंग टास्क को लेकर उनमें सक्सीड होना चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डैश मोटिव्स डील विद द नीड टू रीच सेटिस्फाइंग फीलिंग स्टेट्स एंड टू ऑब्टेन पर्सनल गोल्स। कि वो कौन सी मोटिव्स हैं जो हमें अपनी फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करते हैं और हमें अपने पर्सनल गोल्स को ऑब्टेन करने में भी हेल्प करते हैं। अब ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। वैसे हमने पढ़ा था कि जो अफेक्टिव मोटिव्स होते हैं वो बेसिकली डील करते हैं कि हम दूसरे लोगों से मिले जुलें, उनसे अपने दुख सुख बांटें, ठीक है, हम सबके साथ बनाकर रखें, एक टीम में रहें। तो अफेक्टिव मोटिव कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं कि हम अपने दुख सुख बांटें दूसरे लोगों के साथ, तो वो हमारी फीलिंग्स से रिलेटेड है, ठीक है, वो हमें अपनी फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आप अगर पढ़ी हुई चीज को रिलेट कर पाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी कर पाएंगे, और यही हमें सीखना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में। अब मोटिवेशन बेसिकली दो टाइप की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जो एक्सटर्नल होती है, मतलब ये हमें मेटेरियलिस्टिक चीजों से मिलती है, कि जैसे अगर हमें कोई पैसा दिखा दे तो हम मोटिवेट हो जाएं, अगर हमारी कोई प्रशंसा कर दे तो हम मोटिवेट हो जाएं, ठीक है, अगर हमारे अच्छे ग्रेड्स आ जाएं तो हम मोटिवेट हो जाएं, या अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए हम मोटिवेट हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि इन सब चीजों में आप कहीं ना कहीं किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ पैसे के पीछे, यहाँ ग्रेड्स के पीछे, ठीक है, यहाँ प्रशंसा के पीछे। ये ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है, मतलब बाहरी, या हम कहते हैं ना बनावटी चीजों के लिए है। तो कभी भी अगर हम किसी बनावटी चीज को पाने के लिए मोटिवेट होते हैं, उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है वो अंदर से आती है, वो किसी बनावटी चीज के लिए नहीं होती। जैसे अगर आप डेली जॉगिंग को जाते हैं तो शायद वो आपका इंटरेस्ट है, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगती है। अगर आप झुग्गियों में जाके लोगों की मदद कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, तो यहां पे भी आपको शायद सेंस ऑफ अचीवमेंट हो रही है कि आप गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको प्राइड, मतलब आप थोड़ा महसूस कर रहे हैं कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली वो है जो आपके अंदर से आती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सट्रिंसिक चीजें सारी आपके दिमाग से बाहर लगाई गई हैं, इंट्रिंसिक चीजें सारी आपके दिमाग के अंदर लगाई गई हैं, क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके अंदर से आती है, ये बनावटी नहीं होती है, ये मटेरियलिस्टिक चीजों के संपर्क में नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर से आएंगी, आप खुद मोटिवेट होंगे। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आपको कोई पैसा दिखाकर या आपकी प्रशंसा कर कर भी आपको मिसगाइड कर सकता है, आपको गलत चीज के लिए भी मोटिवेट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि विच वन इज गुड, ठीक है। देखिए, अब हम ये नहीं कह सकते कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बुरी चीज है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं, वहां पे भी क्या होता है कि आप लोगों को प्रमोशन का या नो इंक्रीमेंट का लालच देकर उनसे काम करवा लेते हैं, क्योंकि वो आप एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दे रहे हैं। लेकिन देखिए, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं चलती है, ठीक है, इसके कुछ नुकसान भी हैं। आप कितनी बार सैलरी बढ़ा देंगे, 2 बार 3 बार, पर अल्टीमेटली तो बंदे को 20 या 25 साल काम करना है, ठीक है। तो लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो अंदर से आती है। अगर आप में इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ गई कि ठीक है, आपकी टीम में 10 बंदे हैं और आपको हमेशा बाकियों से अच्छा परफॉर्म करना है, तो वो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। अगर आप में वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गई, अगर आप में वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ गई, तो आप हमेशा लॉन्गर टर्म में भी अच्छा करेंगे, क्योंकि आपको इसमें कोई लालच नहीं है कि आपको पैसा या प्रशंसा मिल रही है। ये तो आपकी अंदरूनी मोटिवेशन है, आपके करेक्टर में घुस चुकी है, ठीक है ना। ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमेशा टेम्परेरी रहती है, जब तक आप पैसा दिखाते रहेंगे या उसकी प्रशंसा करते रहेंगे तब तक ही वो व्यक्ति मोटिवेटेड रहेगा। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से कभी भी आदमी मोटिवेशन मिलने के बाद भी अपना 100% नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि वो बनावटी चीजों के लिए मोटिवेटेड है। एक बार उसको इंक्रीमेंट मिल गया, उसको पता है कि अब सारा साल यही सैलरी मिलनी है, तो उसकी मोटिवेशन कम हो जाएगी, जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन कंसिस्टेंटली लंबे समय तक चलती है। Okay, now let's do some questions from the previous year. First question is, a student works hard to clear an entrance test for admission into medical college. The student is said to be motivated. कि एक बच्चा मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, क्योंकि शायद वो बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है। तो वो स्टूडेंट की मोटिवेशन कैसी है?
इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इंडिविजुअल, एक्सपीरियंशियल। देखिए, अब इस केस में बच्चा कुछ करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है, वो एक डॉक्टर बनना चाहता है जिसके लिए वो बहुत हार्डवर्क कर रहा है। यहाँ पे उसको कोई पैसे या प्रशंसा का लालच नहीं है। तो बेसिकली ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो उसके अंदर से आ रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंट्रिंसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोहित लाइक्स टू टीच चिल्ड्रन एंड इज प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीएड। ही इज डैश मोटिवेटेड। कि मोहित बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उसको वो अच्छा लगता है और इसीलिए वो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। तो मोहित कैसे मोटिवेटेड है? अगेन देखिए, यहां पे मोहित कोई लालच में आके मोटिवेटेड नहीं हो रहा। उसको जो चीज अच्छी लगती है, उसको पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए वो टीचर बनना चाहता है और इसीलिए वो एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। तो अगेन ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और इसका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर 1, इंट्रिंसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर एन इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट, के जो स्टूडेंट्स इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली ऑप्शन है रिवॉर्ड्स आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, कि उनको कोई रिवॉर्ड्स की जरूरत कभी भी नहीं होती है। ये स्टेटमेंट कुछ हद तक सही है क्योंकि इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अंदर से ही मोटिवेटेड होते हैं। उनको किसी चीज की पैसे या प्रशंसा की लालच नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कुछ हद तक सही है कि इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड्स नहीं चाहिए, लेकिन यहां पे है कि रिवॉर्ड्स आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, कि उनको कोई भी रिवॉर्ड कभी भी नहीं चाहिए। ये थोड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्टेटमेंट है क्योंकि हर आदमी को कहीं ना कहीं लाइफ में मोटिवेशन थ्रू रिवॉर्ड्स तो चाहिए ही होती है, चाहे वो बंदा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो। आप कितने भी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो कि आपको बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है या बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, लेकिन फिर भी आपकी कभी ना कभी तो इच्छा होगी कि यार मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है, मुझे कोई कुछ रिवॉर्ड तो दे, मेरी कोई प्रशंसा तो करे। तो रिवॉर्ड्स आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड थोड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट हो जाती है। ये इसका आंसर शायद नहीं होगा, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। दूसरी ऑप्शन है एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स आर नॉट एनफ टू कीप हिम और हर मोटिवेटेड, कि जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स हैं वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखने के लिए एनफ नहीं है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि अगर बंदा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है क्योंकि उसके अंदर उस चीज को करने का इंटरेस्ट है, वो चीज करने में बहुत प्राउड फील करता है या उसको वो चीज कर कर सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, वो पैसे या प्रशंसा या किसी और चीज के लिए मोटिवेटेड नहीं है। ठीक है, तो अगर हम उसको पैसा दिखाएंगे या कुछ और लालच देंगे तो उससे उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। और यही ये ऑप्शन भी कहती है कि जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स उनको मोटिवेटेड रखने के लिए एनफ नहीं है। और ये बिल्कुल सही है और दूसरा ऑप्शन पहले ऑप्शन से ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि पहले ऑप्शन में हमें फिर भी डाउट था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। चलिए अब हम कुछ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम 6 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे। पहली है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, दूसरी है क्लार्क-हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, तीसरी है इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, चौथी है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, फिफ्थ है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और सिक्स्थ है गोल ओरिएंटेशन थ्योरी। ये सारी थ्योरीज इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमने इनको पार्ट्स में बांटा है। हम पहली 3 थ्योरीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी की 3 थ्योरीज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले पेपर्स में भी आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसको हम इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंस्टिंक्ट यानी कि इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये कहती है कि हमारी जितनी भी चीजों की तरफ मोटिवेशन होती है उस सब का ओरिजिन बेसिकली मोटिवेशन टू सरवाइव है, कि हम सरवाइव करना चाहते हैं इसीलिए हम सारी चीजें करने के लिए मोटिवेट होते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे इंस्टिंक्ट्स ही होते हैं कि हम चीजों को करते हैं क्योंकि हमें सरवाइव करना है। कि जैसे कि अगर बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली वो उसका इंस्टिंक्ट है कि शायद वो अपनी मम्मी को बुला रहा है या फिर उसको भूख लगी है वो इसलिए रो रहा है। ऐसे ही सपोज अगर बच्चा रोता है तो माँ उसको पकड़कर सहलाने लगती है, ये भी माँ का इंस्टिंक्ट है। ठीक है, मतलब ये माँ के अंदर पैदाइशी एक क्वालिटी है कि हर माँ अपने रोते हुए बच्चे को देखकर उसको सहलाएगी। ऐसे ही अगर हमें प्यास लगती है हम पानी पिएंगे, ये भी हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं। ये हमें
हमारे अंदर मतलब बसी हुई चीज है, इसके लिए हमें कोई बाहर से आकर नहीं बताएगा। तो इन चीजों को करने के लिए जो हमारी मोटिवेशन होती है वो हमारे इंस्टिंक्ट से ही होती है, क्योंकि हम सरवाइव करना चाहते हैं, इसीलिए हम इन चीजों को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। जो इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है उसमें जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक है, वो अंदर से आती है, ठीक है ना। इसके लिए हमें कोई लालच नहीं देता है। अगर बच्चे को भूख लग रही है तो उसकी वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि उसको भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए। अगर किसी बंदे को प्यास लगी है और वो पानी पीना चाहता है और जाकर पानी पीता है, तो यहां पे भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, कोई लालच तो नहीं है ना, उसको सिर्फ अपनी प्यास बुझानी है, ठीक है। तो इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में हमें यही याद रखना है कि एक तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, मतलब अंदर से आती है, और दूसरी इसमें जो मोटिवेशन होती है वो हमें हमारे इंस्टिंक्ट से ही मिलती है, मतलब हमारे अंदर से ही मिलती है। हमारे अंदर वो चीजें बसी होती हैं जिनके कारण हम उन चीजों को करने के लिए मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लार्क हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब हम पढ़ेंगे क्लार्क हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के कंसेप्ट को। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस एक स्टेट होती है जब हमारी सारी बायोलॉजिकल नीड्स मेट हो जाती हैं। जैसे कि अगर हमें प्यास लग रही थी तो अगर हम पानी पी लें तो हमारी प्यास बुझ जाएगी और हमारी बायोलॉजिकल नीड मेट हो जाएगी, यानी कि हम होम्योस्टेसिस में पहुंच जाएंगे। अगर हमें नींद आ रही है और फिर हम सो जाएं और सोकर हमारी नींद पूरी हो जाए तो अगेन हमारी बायोलॉजिकल नीड मेट हो जाएगी और हम होम्योस्टेसिस में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमारी कोई भी बायोलॉजिकल नीड मेट नहीं होती है तो वो लैक ऑफ होम्योस्टेसिस होगा, क्योंकि यहां पे हमारी बायोलॉजिकल नीड्स मीट नहीं हो रही हैं। अब सपोज कीजिए बच्चा हंग्री है, मतलब उसको भूख लग रही है, तो वो बेसिकली उसकी बायोलॉजिकल नीड्स मेट नहीं हो रही हैं, इसलिए हम कहेंगे कि वो लैक ऑफ होम्योस्टेसिस स्टेट में है। कि उसकी स्टेट कौन सी है भैया? उसकी स्टेट लैक ऑफ होम्योस्टेसिस है। अब क्लार्क की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्या कहती है? क्लार्क की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहती है कि हम जब भी होम्योस्टेसिस स्टेट में लैक करेंगे, मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई बायोलॉजिकल नीड अनमेट होगी, मतलब लैक ऑफ होम्योस्टेसिस होगा, तो हमारी बेसिकली एक नीड जागरूक होगी कि अगर हमें प्यास लग रही है तो हमारे अंदर लैक ऑफ होम्योस्टेसिस है, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल नीड्स मेट नहीं हो रही हैं। तो हमारी कुछ नीड्स बनेगी कि हमें अपनी प्यास को बुझाना है, उसके लिए हमें पानी पीना है। तो बेसिकली आपके अंदर ड्राइव आएगी। एक वो ड्राइव क्या होगी कि आपको अपनी नीड को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करना है, और ये ड्राइव आपको मोटिवेशन देगी कि आप उठकर किचन में जाएं और पानी का गिलास पिएं। आप जैसे ही पानी का गिलास पिएंगे आपकी बायोलॉजिकल नीड मेट हो जाएगी और आप होम्योस्टेसिस स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो क्लार्क की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बेसिकली यही कहती है कि ये आपकी बायोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं, जो अनमेट होती हैं, उसी के कारण आपके अंदर कुछ नीड्स जागरूक होती हैं, फिर एक ड्राइव जागरूक होती है उन नीड्स को पूरा करने के लिए, और उस ड्राइव की वजह से आप कुछ एक्शन लेते हैं क्योंकि आपको मोटिवेशन मिल जाती है और आप फिर होम्योस्टेसिस स्टेट में पहुंच जाते हैं। अब क्लार्क हल की जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है उसमें बेसिकली जो ड्राइव्स हैं उनको दो पार्ट्स में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ड्राइव्स वो होती हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं, मतलब बहुत जरूरी हैं, जैसे कि खाना, शेल्टर, प्यास बुझाना, ठीक है। तो ये सारी नीड्स हमारी बॉडी के लिए पूरी होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए इन्हें प्राइमरी ड्राइव्स भी कहा जाता है। लेकिन क्लार्क हल ने कुछ सेकेंडरी ड्राइव्स की भी एक्सप्लेनेशन दी है। उनके मुताबिक सेकेंडरी ड्राइव्स वो ड्राइव्स होती हैं जो प्राइमरी ड्राइव्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि जो पैसा है वो प्राइमरी ड्राइव नहीं है, क्योंकि हम पैसा तो नहीं खा सकते, लेकिन हाँ, पैसा हमें फूड को खरीदने में हेल्प कर सकता है, जिसके कारण हम अपनी हंगर की प्राइमरी ड्राइव को, प्राइमरी नीड को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लार्क हल के मुताबिक प्राइमरी ड्राइव वो चीज है जो हमें मोटिवेट करती है, हमें ड्राइव करती है। लेकिन सेकेंडरी ड्राइव्स भी हमें कुछ हद तक मोटिवेट कर सकती हैं, क्योंकि सेकेंडरी ड्राइव्स के थ्रू हम अपनी प्राइमरी ड्राइव्स को पूरा कर सकते हैं। अब क्लार्क की हल की जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है उसके कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। पहला क्रिटिसिज्म ये है कि क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के मुताबिक हम लैक ऑफ होम्योस्टेसिस में होते हैं जब हमारी बायोलॉजिकल नीड मेट नहीं होती और हम
उस नीड को पूरा करने के लिए ही मोटिवेटेड होते हैं, हमारे अंदर एक ड्राइव आती है। लेकिन बहुत लोग पैसे के पीछे भागते हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, जबकि पैसा उनकी कोई भी बेसिक नीड या बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल नहीं करता है। तो एक तरह से पैसा एक सेकेंडरी ड्राइव है, लेकिन प्राइमरी ड्राइव नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे कुत्ते की तरह भागते हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म जो क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का है वो ये है कि कुछ लोग ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं जैसे कि बंजी जंपिंग वगैरह, जो कि बहुत रिस्की हैं। इनको करने से बहुत ज्यादा टेंशन भी आती है दिमाग में, क्योंकि आपको लगता है कि शायद कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके कारण आपकी मौत हो जाए या कुछ इंजरी हो जाए। तो जब भी आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं तो इससे आपकी कोई भी प्राइमरी नीड फुलफिल नहीं हो रही है, बल्कि आपको ये चीजें टेंशन देती हैं, लेकिन फिर भी आप ये चीजें करते हैं। तो क्लार्क की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इन दोनों चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि लोग पैसे के पीछे क्यों भागते हैं या लोग रिस्की एक्टिविटीज में क्यों इन्वॉल्व होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में। ठीक है, तो इंस्टिंक्टिव और क्लार्क हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अब हम इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है? देखिए, इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बहुत ही सिंपल थ्योरी है। ये थ्योरी बस इतना कहती है कि हमारी जो भी मोटिवेशन होती है वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स को लेकर होती है। मतलब हमारे अंदर सारी मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। सारे लोग सिर्फ पैसे या पावर को लेकर ही मोटिवेट होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसी में भी नहीं होती है। जैसे कि आप डेली काम पर इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर आप काम पर जाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप बच्चे को कहेंगे कि उसको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने पर वीडियो गेम मिलेगी, तो वो मोटिवेट हो जाएगा। ये भी एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो यहां पे इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ने बहुत क्लियरली ये कहा है कि जो हमारी मोटिवेशन होती है किसी भी चीज को करने के लिए, वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पे डिपेंड करती है। अगर हमें अच्छे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे तो हमारी मोटिवेशन भी अच्छी होगी। अगर हमें रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाएंगे तो शायद हम डीमोटिवेटेड फील करेंगे। तो ये क्लियर कट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का केस है कि जब जब इंसेंटिव मिलेंगे लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, नहीं तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो यहां पे हमने ये तीन थ्योरीज को कंप्लीट कर लिया है। बाकी की तीन थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैस्लो की थ्योरी को, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को और गोल ओरिएंटेशन थ्योरी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि आपको हमने जो भी इस वीडियो में समझाया है अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप निश्चिंत होकर अपने डाउट को प्लेटफॉर्म पे पूछिए, हम आपके सारे डाउट्स को आंसर करेंगे। बाय।